गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप देखे थे कि मशीनरी जो सब्जेक्ट है, जो ओवरमैन के एग्जाम में पूछी जाने वाली चौथी चैप्टर कहा जाए और सेकंड क्लास के एग्जाम में पूछी जाने वाली जो सब्जेक्ट है, जो डीजीएमएस के एग्जाम में पूछी गई थी, उसके क्वेश्चन 30 तक को अपलोड कर चुका था। तो चलिए फ्रेंड्स, 31 क्वेश्चन को पढ़ने के पहले आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर लीजिए। अगर नए कैंडिडेट है तो आप बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और उसको देखकर अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सके, एग्जामिनेशन को पास करके दिखाएं, सर्टिफिकेट गेन करके दिखाएं, या डिफरेंट सब्सिडरी में जो ओवरमैन की जॉब पाने के लिए या एफडी या मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जॉब पाने के लिए जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने एग्जामिनेशन को पास करके जॉब को सिक्योर कर सके, लाइफ को बेटर बना सके। फ्रेंड्स चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता है, मेरे कर्सर के साथ अपना आई को मूव कीजिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 31 है वो क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। आपके सामने ये 31 क्वेश्चन है। वे ऑफ अफोर्डिंग मीन्स ऑफ एग्रेस टू दी सरफेस शुड बी ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन ई 5। यहां वे मतलब रास्ता होता है, मीनिंग समझ लेते हैं फ्रेंड्स। वे मतलब रास्ता होता है, मीन्स ऑफ एग्रेस यानी कि जो सरफेस तक बाहर निकलने के लिए जो रास्ता होती है, साधन होता है, एग्रेस का साधन जो होता है वो कितनी होनी चाहिए, ये कहा गया है। तो आप तुरंत जो है, जो कोल माइंस रेगुलेशन 1957 का रेगुलेशन नंबर 66 थी, जो कि 2017 में उसको 71 कर दिया गया, आउटलेट्स फ्रॉम ए माइन, यानी कि माइन से निकलने के लिए रास्ते। इसमें कहता है कि एक्सेप्ट फॉर ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट सिंकिंग के दौरान को छोड़ करके द ड्राइवेज ऑफ अदर मीन्स ऑफ एसेस एंड एग्रेस फ्रॉम द माइन टुगेदर टू द नेसेसरी development work, no person shall be employed or to be employed to enter or remain for the purpose of employment in any working below ground unless the working is provided with at least 2 shaft, हाईलाइट किया हूं मैं यहाँ पे, 2 shaft incline or other outlets to the surface। तो आप खदान में कोई भी व्यक्ति को नियोजित नहीं कर सकते सिंकिंग शाफ्ट को छोड़ करके। जो आप रास्ता जब तक की एग्रेस या एसएस, उसको बोला जाता है EGRESS, एग्रेस या ACCESS, एसएस की जो साधन है, एग्रेस और एसएस की जो साधन है, प्रवेश करने और बाहर निकलने की जो साधन है, वो कम से कम शाफ्ट या इंक्लाइन या अन्य आउटलेट्स के रूप में कम से कम 2 रहनी ही चाहिए। तो आंसर बी को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। प्रोवाइडेड दैट में जो स्पेशल परमिशन चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा लेकर के उससे आप छूट ले सकते हैं। तो ये आप 31 देख लिए हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32। क्या कहता है, पढ़ते हैं फ्रेंड्स। इफिशियंट हेड लाइट फिटेड विथ ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन के साथ जो हेडलाइट फिट होती है, काहे के लिए, फॉर एक्टिविटीज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन, मीथेन के एक्सट्रैक्शन की एक्टिविटी के लिए जो आप ड्रिल मशीन इस्तेमाल करते हैं। मशीनरी की चैप्टर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ड्रिल मशीन आई हुई है, उसमें जो हेडलाइट फिटेड रहती है, इफिशियंट रहती है, इस संबंध में इफिशियंट रहनी चाहिए। इस संबंध में कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का किस रेगुलेशन के तहत इसकी चर्चा की गई है। दोस्तों आपको रेगुलेशन नंबर भी याद रखनी है क्योंकि रेगुलेशन नंबर पूछी जा रहा है, इसलिए बिना रेगुलेशन नंबर याद किए पास होना पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए 224 के सभी रेगुलेशंस दिए हुए हैं, 2 नंबर सब रेगुलेशन का सभी पॉइंट दिए, लेकिन ABCDE में छाटना है कि कौन से रेगुलेशन में ड्रिल मशीन के अंदर की हेडलाइट की बात किया हुआ है। तो यहाँ देखिए 2 नंबर का जो ABC 3 ही सबसे सब रूल है, उसमें ड्रिल मशीन शैल बी प्रोवाइडेड विथ, यहां पर देखिएगा, एन एफिशिएंट हेडलाइट कैपेबल ऑफ शोइंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द वर्किंग प्लेस एहीड, सामने में एहीड यानी कि सामने में वर्किंग प्लेस के पर जो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसको स्पष्ट दिखाई देने के लिए एफिशिएंट हेडलाइट रहेगी। यानी ए नंबर, आप ऑप्शन ए को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स।
यहां पर देखिए 33 में क्या कहता है, ये बैक स्टे, जैसे नाम सुनते हैं तुरंत रेगुलेशन ध्यान में आना चाहिए। 92 हॉलेज रोडवे बैक स्टे, उसी में सेफ्टी डिवाइसेस की चर्चा की गई है। बैक स्टे जिसको ड्रैग भी कहते हैं, या अदर सुटेबल कंट्रीवेंसेस फॉर प्रिवेंटिंग द टब, टब को क्या करती है, प्रिवेंट करती है कब, या सेट ऑफ ट्रेन को, सेट ऑफ ट्रेन को, ट्रेन ऑफ टब्स को, जो टब्स की सेट होती है या उसको ट्रेन कहते हैं। रनिंग बैक इज अटैच्ड, रनिंग बैक जो होती है, रनिंग बैक होती है उससे अटैच्ड रहती है। तो यहां पर इस संबंध में क्या कहता है ऑप्शन ए, इन फ्रंट ऑफ द असेंडिंग टब, जो चढ़ती हुई टब रहती है उसके सामने लगाई जाती है। इन बिहाइंड ऑफ द असेंडिंग टब, जो ऊपर चढ़ती हुई टब का सेट रहती है उसके पीछे लगाई जाती है। राइट साइड ऑफ द असेंडिंग टब, टॉप ऑफ द असेंडिंग साइड ऑफ द असेंडिंग टब। जनरली टावर लोग नीचे करते समय असेंडिंग टब के टॉप में लगाते हैं, लेकिन जब ऊपर चढ़ती है असेंडिंग टब, जब ऊपर चढ़ती है तो उस समय नीचे उतरते समय डिसेंडिंग के समय टॉप में लगाते हैं, लेकिन जब ऊपर चढ़ती है टब का सेट तो उसके सबसे आखिरी टब के पीछे में लगाते हैं, ताकि अगर रस्सा टूट जाती है तो सेट ऑफ टब जो है डिरेल्ड हो जाए, वहीं पर गिर जाए, उसमें काम कर रहे नीचे लोगों को क्षतिग्रस्त न कर सके। तो यहां पर बी नंबर ऑप्शन सही होगी। आपको अगर पढ़ना है तो देखिए, इसमें चर्चा की हुई है कि एन अटैचमेंट बिहाइंड एन असेंडिंग टब, बिहाइंड एन असेंडिंग टब आ गई आपकी ये रेगुलेशन, जो कि 92 का 4 का सी है, हॉलेज रोडवे जिसको आप कहते हैं। 92 का 4 का सी में कहता है एन अटैचमेंट बिहाइंड एन असेंडिंग टब और सेट और ट्रेन ऑफ टब, बैक स्टे, ड्रैग और अदर सुटेबल कंट्रीब्यूशंस फॉर प्रिवेंटिंग द टब, सेट और ट्रेन ऑफ टब रनिंग ट्रैक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो ड्रैग और बैक स्टे की बात किया गया है, क्या है के लिए यूज की जाती है, कहां पर यूज की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो जॉज रेल इस्तेमाल की जाती है, सेफ्टी के अदर सुटेबल कंट्रीब्यूशंस प्रिवेंट रन अवे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की ओर आप बस से जा रहे हैं कहीं पर भी तो आगे की ओर बस पलटी ना हो जाए, इसलिए वहां पर जिगजैग मोशन में जो पाथ तैयार होती है, जिस पर अधिक स्पीड से अगर आपकी ट्रेन जा रही है तो वहां पर वो डिरेल्ड हो जाएगी, उसको जॉज रेल बोलते हैं। या अन्य सेफ्टी हुक जो होगी वो जो है आगे की डायरेक्शन में उसको रोकने के लिए इस सेफ्टी डिवाइसेस लगी रहती है। उसी तरह से टब रिलेलर जो होती है वो 250 मीटर से अधिक इंटरवल पर नहीं रखी जाएगी, यानी कि 250 मीटर के अंदर ही टब रिलेलर को रखा जाता है। इस संबंध में मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो सेफ्टी डिवाइसेस है वो उसकी फंक्शन क्या है, पिक्चर बनाते हुए उसका रफ पिक्चर बना करके उसकी फंक्शन और जो डिजाइन है वो मैं दिखाया हुआ हूं। उस वीडियो को आप मेरे YouTube चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है, पल्वेराइज्ड कोल। पल्वेराइज्ड कोल क्या होता है, तो पल्वेराइज्ड कोल मतलब होती है पाउडर्ड कोल। पाउडर कोल यानी कि जो डस्ट होती है वो या क्रशिंग करके जो स्मॉल पार्टिकल में चेंज करते हैं उसी को कहा जाता है पाउडर्ड कोल या पल्वराइज्ड कोल। देखिए क्या कहता है इसमें, पल्वराइज्ड कोल के मतलब नॉन स्मोकिंग कोल, मतलब जिसमें धुआं न निकलता हो, और कोल फ्री फ्रॉम ऐश, ऐसा कोल जिसमें ऐश से फ्री हो, कोल ब्रोकन इन फाइन पार्टिकल्स, कोल व्हिच बर्न्स फॉर लॉन्ग टाइम, व्हाइट कोल। तो यहाँ पर जो है सी नंबर आप देख चुके हैं कि कोल ब्रोकन इन फाइन पार्टिकल्स ही पल्वराइज्ड या पाउडर्ड कोल कहलाती है। सो आंसर सी को टिक लगा करके आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आपको दी हुई है 35, जिसमें कहा गया है ROP मीन्स। ये प्रश्न आपकी रिस्ट्रिक्टेड वाली प्रश्न में भी आई हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसी प्रश्न का जवाब वहां पर भी आप दे सके। मैं इसके बाद की वीडियो जो है रिस्ट्रिक्टेड जो सेकंड क्लास मशीनरी की सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ROP मीन्स यानी कि रोल ओवर प्रोटेक्शन। जो आपको ये डोजर दिखाई दे रही है, ऑपरेटर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट गिर के उसको डैमेज ना कर सके, इसके लिए ऑपरेटर के चारों ओर एक नेट दिखाई दे रहा है आयरन रॉड और अलग मटेरियल का। ये जो रोल ओवर प्रोटेक्शन, जो रोल होता हुआ बॉडी है उसके ऊपर न गिर जाए, ऑपरेटर को डैमेज ना कर सके, इसके लिए रोल ओवर प्रोटेक्शन अपन सेफ्टी डिवाइसेस लगाते हैं, जिसके संबंध में जनरल स्टैट्यूटरी रूल में 1 अक्टूबर 2018 को जो निकली हुई है
प्रशांत कुमार सरकार साहब डीजी साहब के द्वारा, तो उसमें ये बताया गया है कि रोल ओवर प्रोडक्शन जो सेफ्टी डिवाइसेस है वो लगी होगी। तो यहाँ पर एक को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ROPS रोप्स, जिसको आप कह सकते हैं रोल ओवर प्रोडक्शन स्ट्रक्चर, एस फॉर स्ट्रक्चर, जो डोजर मशीन ऑपरेटर के साथ जो है लगाया गया है। तो एस फॉर स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो 36 में आते हैं फ्रेंड्स। कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ कोल लार्जली डिपेंड अपॉन, जो कोल की कैलोरिफिक वैल्यू है उसको किस पर डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स इसके संबंध में आपको ये याद रखनी है कि यूजफुल हीट वैल्यू, जो डीजे देशमुख साहब फर्स्ट वॉल्यूम में 11th ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी की फर्स्ट वॉल्यूम में नॉन कुकिंग कोल का क्लासिफिकेशन जो है यूजफुल हीट वैल्यू या कैलोरिफिक वैल्यू के आधार पर उन्होंने निकाला है। तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है यूजफुल हीट वैल्यू इक्वल टू 8900, जिसको 8900 भी कह सकते हैं या 8900 भी कह सकते हैं, माइनस 138 इन ब्रैकेट ऑफ एस प्लस मॉइस्चर, एस यानी कि राख और प्लस मॉइस्चर यानी कि मॉइस्चर जो आप जानते हैं जिसमें वाटर कंटेंट फाउंड इन द पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, उसको हम लोग मॉइस्चर बोलते हैं। तो इस फार्मूले से आप यूजफुल हीट वैल्यू यानी कि कैलोरिफिक वैल्यू निकाल सकते हैं। लिखा हुआ है वेयर द यूजफुल हीट वैल्यू इज नोन इज इन किलो कैलोरी पर केजी ऑफ कोल। 1 केजी कोयला को जला करके जितना हीट आप निकालते हैं उसको निकालने के लिए आप इस फार्मूला का यूज करेंगे। कोयले को जलाते हैं 1 केजी को, आप उसमें एस जितनी बचती है उसको आप यहाँ पर रखते हैं, मॉइस्चर जितनी रहती है उसको यहाँ पर रखते हैं, 138 से दोनों को ऐड करके 138 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको 89000 से माइनस कर देते हैं। जो आती है वही यूजफुल हीट वैल्यू किलो कैलोरी में निकलेगी। तो मॉइस्चर परसेंटेज को रखना, बोथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड एज पर द ISS 1350159 पर ये जो है ISS जो नंबर है उसके आधार पर इसको रखा गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। इफ द नॉन कुकिंग कोल कंटेन्स लेस देन 2% मॉइस्चर एंड लेस देन 19% वोलेटाइल मैटर फ्रॉम द वैल्यू कैलकुलेटेड बाय द एबव फार्मूला से अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उसमें मॉइस्चर कंटेंट 2% से कम रहती है और वोलेटाइल मैटर 19% से कम रहती है, तो डिटेक्ट 150 किलो कैलोरी पर केजी फॉर एवरी 1% वोलेटाइल मैटर बिलो 19% एंड दैट गिव्स द एक्चुअल हीट वैल्यू ऑफ द कोल। तो वो जो है एक्चुअल हीट वैल्यू देती है कि 1 केजी कोयला को जलाने पर 150 किलो कैलोरी हीट डेवलप होती है। तो यहाँ पर जो मेन कंटेंट है, मेन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल लार्जली डिपेंड अपॉन द एस कंटेंट। यहाँ पर ये नंबर को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। मॉइस्चर कंटेंट भी दी हुई है लेकिन मॉइस्चर कंटेंट लार्जली नहीं है, लार्जली में ये एस कंटेंट ही है जो जिसके आधार पर हम लोग नॉन कुकिंग कोल का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो 36 का ये नंबर आप टिक लगा लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर नॉन कुकिंग कोल की क्लासिफिकेशन में मैं बता देता हूं कि आपको जो ग्रेड ए से लेकर के जी तक दी हुई है, ग्रेड ए से लेकर के जी तक दी हुई है क्लासिफिकेशन का नॉन कुकिंग कोल का। वैसे जहां तक है कि मेथड ऑफ वर्किंग में पूछ सकती है, लेजिस्लेशन में भी पूछ सकता है कि ग्रेड ए जो कोयला होती है 6200 किलो कैलोरी पर केजी से अधिक अगर हीट निकल रही है तो उसको ग्रेड ए का कोयला कहा जाता है, जो कि ACCL, CCL, ECL तरफ जो है डेवलप होती है। लेकिन भारत कुकिंग कोल लिमिटेड BCCL में जनरली कोक कोयला जो डेवलप होती है। और कोक कोयला क्या होती है? ऐसा कोयला जो कि जिसके अंदर कोक बनाने की प्रॉपर्टी हो, जिसको झामा कोयला भी बोलते हैं या पोड़ा कोयला भी बोलते हैं, जिससे पोड़ा कोयला बन जाए या झामा कोयला बन जाए उसी को कहते हैं कुकिंग कोल। और नॉन कुकिंग कोल उसको बोलते हैं जिसको जलाने के बाद तुरंत जो है राख बन जाती है, जलाने के बाद फिर वो पोड़ा कोयला नहीं बन सकती है, कोक नहीं बन सकती है, वो नॉन कुकिंग कोल कहती है, जिसे WCL, ACCL, MCL आदि जगहों में सब नॉन कुकिंग कोल ही मिलती है। तो यहाँ पर नॉन कुकिंग कोल का क्लासिफिकेशन जो है यूजफुल हीट वैल्यू के आधार पर आप निकाले हैं और उसकी किलो कैलोरी पर केजी के रेट से निकलती है। साथ ही जो है इसका क्लासिफिकेशन जो ग्रेडेशन किया गया है, ग्रेड ए की कोयला जो है 6200 से एवं और सबसे लोएस्ट वाला कोयला जो है 1250 केजी एफ नंबर का होता है। इसकी कैटेगराइज आप याद रखिएगा। और कुकिंग कोल का भी क्लासिफिकेशन मैं उसकी पहले बता चुका हूं कि ग्रेड स्टील ग्रेड 1 से लेकर के वासरी ग्रेड 4 तक उसको क्लासिफाई किया गया है। कुकिंग कोल का क्लासिफिकेशन जो कि 15% तक अगर रहती है एस, तो उसमें जो है एस परसेंटेज के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है उसको, और इसको जो है किलो कैलोरी पर केजी ऑफ कोल के आधार पर, हीट के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर आप 36 का टिक लगा चुके हैं। अगर आप और इसकी डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो मेरे से फोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं।
और नेक्स्ट आते हैं अपन 37 में। क्या कहता है? सप्लाई ऑफ ग्लोव्स यानी कि हैंड ग्लोव्स, गॉगल्स, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, गॉगल्स होनी चाहिए, रेस्पिरेटर जो आप इस्तेमाल करते हो सांस लेने के दौरान, रेस्पिरेटर एक्सेट्रा, टू द पर्सन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ इथेन रिक्वायर्ड एज पर द सेवर 2017 रेगुलेशन नंबर। किस रेगुलेशन नंबर के तहत, 2017 का किस रेगुलेशन के तहत मीथेन का एक्सट्रैक्शन करने वाले लोगों को गॉगल्स, ग्लोव्स और रेस्पिरेटर सप्लाई करने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर रेगुलेशन नंबर दिया हुआ है, ये नंबर जो रेगुलेशन दिया हुआ है, ये ऑप्शन में जो 238 दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ लिखा हूं कि ये नोटिस के लिए दी हुई है रेगुलेशन, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति स्मोकिंग नहीं कर सकता ऐसे एरिया पर के बाहर में एक नोटिस चिपकाई जाती है, लोग सतर्क हो सके, इसके लिए 238 में चर्चा की गई है। 239 में जनरल सेफ्टी की चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके या बिना युक्त कारण के कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, न करने किसी को देगा, जिससे उसके या उसके किसी सहयोगी को किसी भी अंग या प्रत्यंग के क्षति होने की संभावना हो। ये जनरल सेफ्टी में बात कही गई है, 239 रेगुलेशन में कहा गया है। 240 रेगुलेशन में कहता है यूज, सप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोटेक्टिव फुटवियर। जो आप माइनिंग शू बोलते हो, प्रोटेक्टिव फुटवियर है, जूता है, जिसके यूज और सप्लाई और मेंटेनेंस के संबंध में 240 रेगुलेशन में कहा गया है। 241 में हेलमेट के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक 3 साल में एक बार जो है हेलमेट प्रोवाइड करने की बात कही गई है। उसी तरह से प्रोटेक्टिव फुटवियर की बात जो है 6 मंथ में एक बार करने की बात की गई है। 242 में सप्लाई ऑफ अदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अदर पीपीई के संबंध में डीजी में सर्कुलर भी निकाले थे, अब यहाँ पर रेगुलेशन में आ गई है। 242 में बताया गया है कि अदर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में कौन कौन होते हैं? ग्लोव्स होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि फ्री ऑफ चार्ज जो है पर्सन को प्रोवाइड करना है, ओनर एजेंट मैनेजर को। ग्लोव्स होते हैं, गॉगल्स होते हैं, सीट गार्ड होते हैं, जो ठेहुने के ऊपर फुटबॉलर लोग खेल करके अपना ठेहुना चोटग्रस्त से बचाने के लिए, या एंकल जो एड़ी होती है उसके ऊपर जो है पैड लगाते हैं, दैट इज द सीट गार्ड, जो कि पहले के वर्कर जो है जब झोड़ा बेलचा से लोड करने का काम करते थे तो उस समय वो सीट गार्ड लगाने का काम करते थे। या रेस्पिरेटर जो इस्तेमाल करते हैं। सच अदर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर में जो रीजनल इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर जो ऑर्डर देते हैं उसमें स्पेसिफाई की गई सेफ्टी इक्विपमेंट्स को, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट स्वयं की रक्षा करने वाले उपकरणों के बारे में बताया गया है। तो ये जो है रेगुलेशन नंबर 242 का 1 में है, जिसकी आपने चर्चा कर ली है। 242 को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कहता है? 38 पढ़ते हैं फ्रेंड्स। चेकिंग पीरियड ऑफ हॉलेज ब्रेक व्हील शुड बी, यानी कि हॉलेज का जो ब्रेक व्हील होता है, जिसको ब्रेक शू भी कहते हैं, या उसकी जो व्हील होती है स्टील की या ब्रेक शू की कहते हैं, उसकी जांच आपको कितने घंटे में करनी है? कंप्यूटर पर्सन जनरली करते हैं। इस संबंध में रेगुलेशन जो 98 है, 1 का ए है, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज इंजन, उसके संबंध में बात करता है। क्या बात करता है कि एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज इंजन 98 रेगुलेशन, जो पहले डेवलपमेंट वर्क थी अब हो गई है एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज इंजन 2017 के रेगुलेशन में। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन और एग्जामिन केयरफुली। कॉम्पिटेंट पर्सन की ड्यूटी है कि वो सावधानी से जांच करे। क्या चीज का? ये नंबर वंस एट लीस्ट इन एवरी 24 आवर, प्रत्येक 24 घंटे में कम से कम एक बार। एवरी हॉलेज इंजन का, प्रत्येक हॉलेज इंजन का जांच करना, ब्रेक व्हील का करना है, रोप का करना है, और अदर एप्लायंसेस इन यूज, जो अदर एप्लायंसेस यूज की जा रही है उसको प्रत्येक 24 घंटा में एक बार करना। आप ऑप्शन ई को टिक लगा सकते हैं। चेकिंग पीरियड ऑफ हॉलेज ब्रेक व्हील शुड बी डन इन एवरी एटलीस्ट वंस इन एवरी 24 आवर। ये आपके 1 का ए से आंसर मिल चुकी है। लेकिन यहां पर देखिए बी और जो 99 का ये जो सामने में दिखाई दे रही है रेगुलेशन एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड टेबलिंग रोड में, इस संबंध में एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपके सामने दिखाई दे रही है। क्या कहता है बी नंबर में? 98 का 1 का बी में वंस एट लीस्ट इन एवरी 7 डेज, प्रत्येक 7 दिन में कम से कम एक बार। एवरी ट्रैक, यानी कि जो रेल का जो ट्रैक रहती है, वेयर द हॉलेज इज इफेक्टेड बाय मींस ऑफ मैकेनिकल पावर और ग्रेविटी एंड एवरी सेफ्टी कंट्रीब्यूशन फिटेड देयर। प्रत्येक हॉलेज रास्ते का जांच 7 दिन में कम से कम एक बार करनी है। साथ ही उसके ऊपर लगे हुए जितने भी सेफ्टी डिवाइसेस है, सेफ्टी कंट्रीब्यूशन है, उसका भी जांच आपको 7 दिन में एक बार करनी है। जैसे बैक स्टे की बात कर रहे थे, जॉर्ज रेल की बात कर रहे थे, मैन होल की बात कर रहे थे,
स्टॉप ब्लॉक की बात कर रहे हैं, इनका सभी का जांच आपको 7 दिन में एक बार करनी ही करनी है। अब यहाँ पर देखिए तो रिपोर्ट की बात है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 99 जो एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवेज की बात करते हैं उसमें लिखता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ओवरमैन और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन टू एग्जामिन, यहाँ पर क्लियर ही कह दिया कि ओवरमैन या अन्य कॉम्पिटेंट पर्सन टू एग्जामिन केयरफुली वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज द स्टेट ऑफ द हॉलेज, यानी कि हॉलेज की अवस्था को जांच करने के लिए और ट्रेवलिंग रोडवे की अवस्था की जांच करने के लिए प्रत्येक 7 दिन में एक बार वो जो है कॉम्पिटेंट पर्सन उसकी निरीक्षण करेंगे, ओवरमैन या कॉम्पिटेंट पर्सन उसकी निरीक्षण करेंगे। तो ये इससे भी प्रश्न आपसे पूछी गई है, पूछी जाएगी फिर से। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं फ्रेंड्स, 39 क्या कहता है, वन ऑफ दिस इज नॉट ए हेड गियर फ्रेम, इसमें से कौन सी एक जो है वो हेड गियर फ्रेम नहीं है। ए टाइप, ऑप्शन ए कहता है ए टाइप, ऑप्शन बी कहता है फोर सपोर्ट टाइप, सी कहता है टेंट टाइप, डी कहता है पिलर टाइप, ई कहता है कंक्रीट टावर टाइप। तो यहां पर देखिएगा आप जो ऑप्शन दी हुई है हेड गियर फ्रेम, जो शाफ्ट के ऊपर जो एक फ्रेम स्ट्रक्चर लंबी चौड़ी ऊंची सी लगी रहती है जिसके ऊपर हेड गियर पुली बैठा रहता है, हेड गियर पुली के सहारे वाइंडिंग रोप लटकी हुई रहती है, वाइंडिंग रोप के सहारे रोप केपल रहता है, रोप केपल के सहारे डी लिंक रहती है, डी लिंक के नीचे जो है सेफ्टी हुक रहता है जिसको डिटेचिंग हुक भी बोलते हैं, उसके नीचे डी लिंक रहती है, फिर जो है ट्रेगुलर प्लेट रहता है, फिर जो है ट्रेगुलर चेन के केज चेन रहता है, केज चेन के बाद केज रहती है, और ये पूरी असेंबली जब पिट टॉप पर केज रहती है तो पूरी वो जो है हेड गियर फ्रेम से ढकी हुई रहती है, पूरा शाफ्ट जो है उस पर टिका हुआ, उस पर शाफ्ट के टॉप पर जो है हेड गियर फ्रेम टिकी रहती है। तो इसमें से कौन सा ए टाइप, ए स्ट्रक्चर का ए का जो एपेक्स है वहां पर हेड गियर पुली रहती है और बेस जो है फैली हुई रहती है, ये टाइप इसलिए उसको कहते हैं, इसलिए ये एक टाइप है, हेड गियर फ्रेम का एक ये टाइप है। लेकिन यहाँ पे नॉट बोला, नॉट को छापना। फोर सपोर्ट टाइप यानी कि जो बेस में हम लोग चार जैसे स्टूल होती है जिस पर हम लोग चेयर होती है तो उसका 4 पैर होता है, उसी तरह से हेड गियर फ्रेम का भी जो है 4 पैर रहता है, फोर सपोर्ट टाइप, ये भी जो है उसकी हेड गियर फ्रेम की टाइप हो सकती है। टेंट टाइप, टेंट टाइप में देखते हैं कि हम लोग टेंट जो है डिफरेंट टाइप की होती है जिसमें 6, 8, 10 ऐसा लेग्स लगे रहते हैं, कई मल्टीपल उसको टिकाने के लिए बम्बू के लगे रहते हैं, तो यहाँ टेंट टाइप नहीं होने की संभावना है। पिलर टाइप, पिलर में 4 कॉर्नर होते हैं जिसमें पूरी टिकी रहती है और ये इसके अंदर हमारे अनुसार हेड गियर फ्रेम का एक ये टाइप हो सकता है। कंक्रीट टावर टाइप, हम लोग जो भी टावर स्टेब्लिश करते हैं उसको कंक्रीट करके ही करते हैं, इसलिए भी ये उसकी टाइप हो सकती है। यहाँ पर आंसर सी जो टेंट टाइप है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ये आंसर देंगे। और यहाँ पर बताया गया है कि ए हेड गियर फ्रेम आल्सो नोन एज ए गैलोस, गैलोस भी इसको कहते हैं, हेड गियर फ्रेम को गैलो भी कहते हैं, GALLOWS गैलो कहते हैं। यहाँ तक कि फ्रेम कहते हैं और वाइंडिंग टावर, हॉइस्ट फ्रेम, पीट फ्रेम, शाफ्ट हेड फ्रेम, हेड गियर, हेड स्टॉक एक्सेट्रा इसको कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, क्या कहता है 40 नंबर का, मिनिमम 1 मीटर डिस्टेंस बिटवीन द टब एंड वन साइड ऑफ द हॉलेज रोडवे रिक्वायर्ड एज पर रेगुलेशन 2017, रेगुलेशन नंबर किसके तहत इसकी चर्चा की गई है, तो 92 का 18 के तहत चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया है एट ऑल प्लेसेस टब एंड जो साइड के बीच में जो रहती है नॉट लेस देन 1 मीटर। फ्रेंड्स थैंक यू, विशासन माइनिंग सब्सक्राइब